सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप सब ने सुचारू रूप से जारी रख रखी होगी। आज हम पढ़ेंगे बेटा पाठ 3 में हम संधि चल रही है हमारी। क्या है, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 3 हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम स्वर संधि कर चुके हैं, व्यंजन संधि कर चुके हैं। आज करेंगे हम विसर्ग संधि। आज क्या करेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे आज हम? आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से नियम होते हैं विसर्ग संधि में? जैसे स्वर संधि में नियम थे, व्यंजन संधि में नियम थे, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे आज? व्यंजन संधि के भी नियम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, स्वर संधि में क्या था? स्वर संधि में था कि स्वर के बाद में स्वर का मेल होता था। लेकिन और फिर व्यंजन संधि में क्या था? स्वर के बाद व्यंजन हो सकता है, व्यंजन के बाद में विव्यंजन हो सकता था, या व्यंजन के बाद में आपका स्वर भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में क्या है बेटा? विसर्ग के बाद में क्या हो सकते हैं? आपके स्वर भी हो सकते हैं और यहाँ पर आपके व्यंजन भी हो सकते हैं। तो देखो, मनः प्लस रथ क्या बनेगा? जैसे मनः प्लस रथ, आपका क्या बनेगा बेटा? मनोरथ। मनः प्लस रथ मनोरथ, नि प्लस गुण निर्गुण। तो देखो, अब जब हम नियम पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ पर क्या है। आपके पास यहाँ पर जो ओ की मात्रा आ रही है ये कैसे आई है, और यहाँ पर आपका जो ये रेफ आया है तो यह कैसे आया है। इन सब के बारे में हमें कब इन सब के बारे में हम कब बता सकते हैं? जब हमें विसर्ग संधि के नियमों का ज्ञान होगा, उनका हमें पता होगा। और आपके पास विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। तो देखो, उसमें पहला नियम है आपका विसर्ग का श में परिवर्तन होना। अब कैसे होगा? देखो, आपके पास यहाँ पर क्या है, पहला जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर विसर्ग लगे हुए मिलेंगे आपको, और दूसरा जो शब्द होगा दूसरे शब्द में आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, और कैसे कैसे यहाँ पर विसर्ग का कैसे कैसे हम र में परिवर्तन करेंगे। तो देखो, च और छ में से अगर कोई भी आपके पास वर्ण अगर कौन से में दूसरे शब्द में आ जाता है, दूसरे शब्द का जो पहला जो वर्ण होगा वह क्या हो सकता है? च और छ हो सकता है पहले शब्द में। तो किसमें बदल जाएगा आपका? ये श में बदल जाएगा। क ख ट ठ प फ हो तो किसमें बदल जाएगा आपका? ये श में बदल जाएगा। और त थ हो तो आपका ये श में बदल जाएगा। कैसे कैसे बदलेगा ये अब आपको यहाँ देखना है। और उससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर हम विसर्ग संधि में विसर्ग लगा रहे हैं किसी भी शब्द के साथ, तो विसर्ग कहाँ होने चाहिए? हमेशा शिरोरेखा से आगे होने चाहिए। विसर्ग कभी भी शिरोरेखा के नीचे हम नहीं लगा सकते। जैसे आपने लिखा नी और आपने यहाँ पर क्या लगा दिए बेटा? विसर्ग लगा दिए। तो ऐसे आपको ये नहीं लगाने हैं कभी भी। कभी भी स्वर के ऊपर, कभी जो विसर्ग होते हैं उनके ऊपर कभी भी शिरोरेखा नहीं होती है। जैसे हम अह लिखते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो वे भी वहां पर भी क्या होता है, ये जो आपकी जो है जो विसर्ग के जो बिंदी लगती है ये क्या होती है? ऐसे ये थोड़ा आगे होती है, इसकी शिरोरेखा के नीचे नहीं लगती है ये। अब देखो, नि प्लस छल निश्चल। निश्चल कैसे बना? यहाँ पर क्या है? छ है। तो अगर छ होता है तो विसर्ग किसमें बदल जाता है आपका? ये श में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? श। ये आपका तालव्य श होता है। कौन सा श होता है? ये आपका तालव्य श होता है। छ और छ आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ जाते हैं। तो किसमें बदल जाएगा? ये आपका जो विसर्ग है, यहाँ पर ये जो विसर्ग दिए गए हैं
ये किससे बदल जाएंगे? आपके तालव्य श में बदल जाएंगे। नी प्लस छल का क्या बन जाएगा? निश्चल। आप देखो धू प्लस चरित्र, आपके दूसरा यहाँ पर जो शब्द है इसके प्रारंभ में क्या दिया गया है? च दिया गया है। और यहाँ पर भी क्या है? अगर च या छ है तो यहाँ पर च है, च है तो ये भी किससे बदल जाएगा? आपका ये भी तालव्य श में बदल जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? श आ जाएगा। धू प्लस चरित्र दुष्चरित्र। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हम स्वर रहित दिखाते हैं किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ण शब्द के बीच में जब हम कोई भी व्यंजन आता है उसको स्वर रहित दिखाते हैं तो उसको क्या करते हैं? हम आगे की खड़ी पाई होती है उसको क्या कर देते हैं? हम हटा देते हैं। इसके बाद में देखो धू प्लस कर, तो यहाँ पर क्या आ गया? दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ गया है? क आ गया है। और क आ गया है तो देखो क ख ठ फ आ जाता है तो आपके पास ये श आ जाता है। ये से आपका कौन सा श होता है? ये आपका मूर्धन्य श होता है। कौन सा श होता है? ये आपका मूर्धन्य श होता है। तो किसमें बदल जाएगा आपका? ये धू प्लस कर दुष्कर क्या बदल जाएगा? आपके जो विसर्ग है ये बदल जाएंगे। ये नहीं है कि आपका क ही बदल जाएगा, क नहीं बदलेगा। आपके जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा? आपका विसर्ग या श में बदल जाएगा। इसके बाद में देखो नमः प्लस्ते, नमः प्लस्ते नमस्ते। अब देखो यहाँ पर त है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर क्या है? त है, त या थ है तो आपके किससे बदल जाएगा? ये श में। और ये श आपका कौन सा श होता है? ये आपका दंतव्य श होता है। क्या होता है? ये दंतव्य श होता है। तो नमः प्लस्ते नमस्ते, नमः प्लस्ते नमस्ते। फिर है नी प्लस फल, नी प्लस फल क्या बन जाएगा? आपका निष्फल। अब फ कहाँ पर है? देखो फ यहाँ पर है। और जब फ दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर फ दिया गया है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? आपका ये श में बदल जाएगा। नंबर 2 पर है बेटा विसर्ग का त्र में परिवर्तन होना। नंबर दूसरा नियम क्या है आपका यहाँ पर? कि विसर्ग का त्र में परिवर्तन होना। त्र भी कौन से आपका यहाँ पर? ये स्वर रहित है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। और आपको पता है जिसके भी नीचे अगर आपका ये र है, र आपके इसके नीचे स्वर लगा हुआ है तो ये आपका हमेशा कैसा रहेगा? ये आपका हमेशा रेफ र रहेगा। कौन सा र रहेगा बेटा? रेफ र रहेगा। ये हमेशा आपकी जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर ही लगता है। अब देखो इसमें क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है? विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो। विसर्ग कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या ये र ल व है में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। देखो एक बार दोबारा से, विसर्ग से पहले, विसर्ग से क्या होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए? देखो ए आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो। क्या हो? देखो विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो। यहाँ विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए? ए आ नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में कोई भी स्वर हो सकता है। क्या हो सकता है? विसर्ग से बाद में यहाँ पर आपके पास कोई भी स्वर हो सकता है या ये र में से कोई भी आपका ये वर्ण हो सकता है या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा कोई भी आपके पास यहाँ वर्ण भी हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पर आप जैसे दू प्लस गुण, अब क्या है? द के साथ अगर आप जब दू का वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? द प्लस उ क्या हो जाएगा बेटा? द प्लस उ हो जाएगा। अब नियम में क्या था? क्या नहीं होना चाहिए? ए और आ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया? आपका उ है। और विसर्ग के बाद में क्या नहीं होना चाहिए? विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर ये वह हो। तो यहाँ पर क्या है? ये
यहाँ पर ग है, और आपको पता है ग क्या है, किस वर्ग का है ये आपका है क वर्ग का, क ख ग। क वर्ग का कौन सा वर्ण है यहाँ पर, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है यहाँ पर। तो किसमें बदल जाएगा, जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, ये आपका रेफ रह में बदल जाएगा। तो क्या होगा, दु प्लस गुण दुर्गुण। अब देखो दु प्लस ल, दु प्लस ल। अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त कोई भी आपके पास यहाँ पर स्वर हो सकता है। अब आगे क्या है, लय, और यहाँ पर भी क्या लिखा था, ये र ल व में से कोई भी आपके पास वर्ण हो सकता है। तो रे किसमें बदल जाएगा आपका, ये रेफ रह में, विसर्ग जो होता है किसमें बदल जाएगा आपका, रेफ रह में बदल जाएगा। तो दुह प्लस ल दुर्लभ। अब देखो नी प्लस जन। अब आपको पता है जय है, जय किस वर्ग का है, कौन सा वर्ण है, जय है आपका च छ जय। च वर्ग का कौन सा है आपका, च वर्ग का आपका ये तीसरा वर्ण है। तो किसमें बदल जाएगा, और देखो यहाँ पर जब आप नी का यहाँ पर वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, न प्लस ई, क्या बन जाएगा ई। नियम में क्या था, ए और आ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले ई है आपकी, तो अभी किसमें आपके पास जो विसर्ग है किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा आपका, रेफ रह में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो नी प्लस धन, क्या हो जाएगा, निर्धन। देखो धू प्लस बल दुर्बल। अब देखो नंबर 3 पर क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। आपकी जो विसर्ग संधि है इसमें जो तीसरा नियम है वह क्या है कि इसमें जो विसर्ग होता है ये किसमें चेंज हो जाता है, किसमें परिवर्तन हो जाता है, ये ओ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो देखिए इसमें क्या नियम है। देखो विसर्ग से पहले ए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा ये र हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। देखो एक बार दोबारा से, विसर्ग से पहले, विसर्ग के पहले क्या हो, ए होना चाहिए। यहाँ पर पहले भी क्या था, यहाँ पर विसर्ग से पहले ए आ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले क्या होने चाहिए, ए आपके होने चाहिए, और उसके बाद में आपका ए भी हो सकता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या ये र ल व है वो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मन है प्लस बल। अब आप जब न का वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, न पल न है, क्या आ गया यहाँ पर है। और नियम में क्या है कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए, और पहले नियम में क्या था, ए या आ नहीं आना चाहिए, और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है, ये ब है। अब ब क्या है, ब किस वर्ग का है, देखो प फ ब, प वर्ग का क्या है, ये प वर्ग का तीसरा वर्ण है यहाँ पर। तो क्या है, किसमें बदल जाएगा, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए आ या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये र ल व हो, तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, आपका ओ में बदल जाता है। तो यहाँ किसमें बदल जाएगा, मन है प्लस बल मनोबल, मन है प्लस बल मनोबल। फिर है मन है प्लस हर, है यहाँ पर है, न का वर्ण विच्छेद करोगे तो भाई ये फिर विसर्ग से पहले आपका क्या आ गया, आ गया, और विसर्ग के बाद में क्या है, तो क्या हो जाएगा, मन है प्लस हर मनोहर। अब यहाँ पर देखिए मन है प्लस रंजन, अब यहाँ पर भी रहा है आपका, ये रहा यहाँ पर, तो मन है प्लस रंजन मनोरंजन। अब आगे देखिए विसर्ग संधि का जो चौथा नियम है क्या है कि विसर्ग का लोप होना। क्या होता है, विसर्ग का लोप ही हो जाता है। कैसे हो जाता है, किस कंडीशन में लोप होता है, ये देखिए एक बार। विसर्ग से पहले क्या है,
विसर्ग से पहले हर्ष स्वर हो तथा बाद में र होने पर हर्ष स्वर इसमें बदल जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। अब आपको पता है हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। क्या कंडीशन दी गई है यहाँ पर कि विसर्ग से पहले क्या होने चाहिए? हर्ष स्वर होने चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए? र होना चाहिए। तो क्या होता है, जो आपके पास जो हर्ष स्वर होगा वह किस में बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर नी का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? न प्लस ई। ये क्या है यहाँ पर आपका? ये क्या बन गया बेटा आपका? ये हर्ष स्वर है और इसके आगे क्या है? दूसरा जो शब्द है इसमें यहाँ पर क्या है? ये र है। तो क्या होगा? जो हर्ष स्वर था यह किस में बदल जाएगा? यह दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। और यहाँ पर अगर ई हर्ष स्वर में है तो आपके पास जो बड़ी ई होती है ये क्या होती है? ये दीर्घ स्वर होती है। तो क्या बन जाएगा? नी रस, नीरस। पहले था नी प्लस रस, अब क्या हो गया? नीरस। अब यहाँ पर देखिए, विसर्ग से पहले क्या हो गया? नी का वर्ण विच्छेद करोगे नहीं, और जब न ई है, आपकी छोटी ई है यहाँ पर, जब नी का वर्ण विच्छेद करोगे और आगे क्या है? र है, तो वही है, क्या हो जाएगा? आपके पास जो यहाँ पर जो ये जो दीर्घ जो आपके पास दीर्घ स्वर था यह किसमें बदल जाएगा? ये आपका सॉरी ये हर्ष स्वर है, ये किसमें बदल जाएगा? आपका ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इनको अच्छे से देखना है और इनको अपनी नोटबुक में भी राइट करना है। ओके, थैंक्स।